सहकारी संघ के इस 17वें अधिवेशन को समारोह करने के कार्यक्रम को गरिमा देने हेतु हमारे बीच पधारे हमारे लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, एनसीयूआई के और इफ्को के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भाई संघानी जी, भारत के सहकारी क्षेत्र का जलवा विश्व के मंच पर पहुंचाने का श्रेय देश के कोऑपरेटिव को देने का काम करने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के राजकोट में हम सबका मार्गदर्शन करने का भी जिन्होंने काम किया है, ऐसे श्री ज्योतिंद्र मेहता जी उर्फे मामा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी बिहार से, श्रीमान विजय कुमार सिंह हमारे सहकारी सचिव, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुधीर महाजन जी, नेपाल से पधारे हुए सभी पशुपतिनाथ के प्रसाद हमारे साथ साझा करने आए हमारे पड़ोसी देश के सभी डेलीगेट्स, आप सब भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि भारत के सहकारी सम्मेलन को संबोधित करना और मेरे विचार आप सबके सामने साझा करने का मौका एनसीयूआई ने मुझे दिया, और वो भी बिरला जी की उपस्थिति। मैं आप सबको बता दूं, सहकार का मतलब कल प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि सबका प्रयास और सबका विकास में सबका प्रयास जोड़ने का। तो मैं नहीं मानता हूं कि सहकारिता की प्रति मिनट जिनको आवश्यकता है वो बिरला जी। 11 बजे नहीं, घंटी बजी नहीं, माननीय अध्यक्ष का पुकार होते ही हाउस में सबके सहकार की आवश्यकता हमारे बिरला जी को पड़ती है। और ऐसे कुशलता पूर्वक हमारे बिरला जी पूरे संसद को नेतृत्व दे रहे हैं। ये हमारे लिए आज के अवसर की उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे कितने कार्यक्रम हुए होंगे किसी भी मूवमेंट के, और किसी भी पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या किसी भी मंच का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया हो और जिनका समारोह स्पीकर महोदय ने किया हो। ऐसे कार्यक्रम कितने, ये अपने आप में सहकारिता का भारत का जो अभी स्वरूप बन रहा है, ये इनकी उत्तम प्रतिकृति मानी जाएगी। इसीलिए मैं दिलीप भाई संघानी जी की पूरी टीम को इस मुकाम पे सहकारिता को ले जाने के लिए बधाई और साधुवाद देता हूँ। अब जब प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें, मैं सुन रहा था लाइव, तो मैंने भी वो भाषण सुना है। उन्होंने सारे बिंदु सरकार के, सहकारिता के और आपके पास की अपेक्षाएं रख दिया है। अमित भाई ने भी बहुत विस्तार से सहकारिता मंत्रालय के कामकाज के बारे में और इनके द्वारा लिए गए कदम के बारे में आप सबको जानकारी भी दी है, और नीति के बारे में भी आप आगाह भी किया। और आप सब ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन सहकारिता से जुड़े हुए ही हो, तो शायद मुझसे ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हो। इसीलिए लंबा भाषण नहीं देना है, मगर कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर करनी। ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी जो मेरी जानकारी में आई। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जब बन रहा था तो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ बिजली का काम नहीं हो रहा, और 30-35 साल तक वहाँ 10 से 12% बिजली के कनेक्शन हुए थे अमेरिका के प्रारंभ के काल में।
और बिजली का भारी एक प्रकार से वहाँ मामला ऐसा फंसा था, सरकार से हो नहीं पा रहा था। तब अमेरिका में 900 कोऑपरेटिव्स खड़े हुए, 900 कोऑपरेटिव्स ने मिलकर पूरे अमेरिका का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, पूरे अमेरिका का। ये कोऑपरेटिव के माध्यम से हुआ है। मेरी जानकर मुझे बड़ी अद्भुत आश्चर्य हुआ कि ये कोऑपरेटिव क्या कर सकता है। अभी वहां ही किया है ऐसा नहीं, यहां भी किया है। ये अमूल इसका उत्तम उदाहरण है। त्रिभुवनदास पटेल ने अपने समधी से पैसा कर्ज लेकर कोऑपरेटिव की शुरुआत किया और आज दुनिया में अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको बड़ी गरिमा से बात करते हैं। इफको आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव के नाम से हम इसका गौरव कर सकते हैं। और मुझे इफको को वैसे भी बधाई देनी है कि इन्होंने कमाल तो किया ही, मगर क्रांति का भी नेतृत्व किया और नैनो यूरिया का आविष्करण करके ये मुझे आज इस मंच से बड़ी विनम्रता से कहना है कि विश्व में नैनो यूरिया बनाने वाला देश भारत है, वो कहलाने का गौरव। नैनो यूरिया बनाने का विश्व में ये भारत है पहला देश। ये गौरव हमको हमारे देश के कोऑपरेटिव से मिला। इसके लिए मैं इफको के चेयरमैन के रूप में दिलीप भाई को और एमडी के रूप में अवस्थी जी को भी बधाई देना चाहूँगा। बिरला जी के संज्ञान में होगा ही, फिर भी मैं ये जानकारी इस सभी भाइयों के बीच में पूरे देश का जब कोऑपरेटिव जगत मेरे सामने बैठे हैं तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक हमारा देश का बच्चा अमेरिका में पेटेंट करता है, वहाँ से अपने पिता को पत्र लिखता है, राजस्थान का बच्चा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। और वो अपने पिता को बोलता है कि मैंने पेटेंट कर लिया। वो पिताजी तो किसान हैं, उनको तो पेटेंट से और इनोवेशन से बहुत बड़ा कोई ताल्लुकात नहीं था, तो उन्होंने रिप्लाई में ऐसा कहा कि बेटा इससे हमारे देश के किसानों को कोई फायदा होगा? बस एक सवाल। और इस देश का यूथ किस दिशा में सोच कर रहा है, जो मोदी जी कहते हैं ना कि मुझे इस देश के यूथ पर विश्वास है, इसका उत्तम नमूना ये है कि वो यूथ ने मोदी जी को मेल किया कि मैं ऐसा पेटेंट किया हूं और मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश में बने। तो मोदी जी का जैसे स्वभाव है, मेल पढ़ के ही उसको इधर बुलाया और उधर बुला के उन्होंने कई लोगों के सामने उनका टैलेंट को रखा, मगर किसी ने इसके हाथ पकड़ने का काम नहीं किया। इसके लिए भी मैं इफको को धन्यवाद देता हूँ। इस इफको ने इनको संभाला और अपना प्रोडक्शन करने का, कॉमर्शियल करने का काम किया और आज ये हमारे देश के गौरव के साथ भी जुड़ गया। और गौरव की बात यहाँ समाप्त करते हुए अब देश के अर्थतंत्र पे मैं आ जाता हूँ। ये अकेला नैनो यूरिया का इस्तेमाल अगर देश का किसान करना शुरू करे तो साथियों आप सब जानते हैं कि यूरिया की कीमत तो 266 रुपया, हाँ 266 रुपया है, मगर उसकी जो कॉस्ट हमको लगती है वो तो 2000 से ज़्यादा है, 2200 है। तो एक प्रकार से एक बैग यूरिया हम 266 रुपये में खरीदते हैं, उसके पीछे आपको 266 रुपये में देने के लिए भारत सरकार के 2000 रुपये लगते हैं, तभी जाके किसान को ये 266 रुपये में मिल रहा है। किसान के कंधे का बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के खंभे पे लिया हुआ है, इसलिए हमें ये 266 रुपये में मिल रहा है। क्या हमारे सहकारी आंदोलन के सभी कार्यकर्ता ये ठान कर चल सकते हैं कि हम हर रोज एक यूरिया, नैनो यूरिया की बोतल ये किसी न किसी के साथ? कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना बड़ा हमारा जो पैसा है भारत सरकार का, उनका हम बचत कर सकते हैं।
और ये एक प्रकार से टेस्टेड काम है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई उसको जादू मंत्र छू मंत्र करके कुछ समझा देने की बात नहीं है। उनका भी हित है, देश का भी हित है। और ये हित का यदि नेतृत्व कोऑपरेटिव क्षेत्र, हमारी ये जो ताकत है ना, वो हमारा संगठन है। हमारे कोऑपरेटिव नेता खड़े होकर जब बात करते हैं और विश्व में भी जो हमारा परचम लहरा रहे हैं और एनसीयू का ये रुतबा है, इफ्को का ये रुतबा है, इसकी वजह क्या है? इनके पास संख्या कितनी है, ताकत कितनी है, इनके कोऑपरेटिव सदस्य कितने हैं, वो स्ट्रेंथ ही उनकी ताकत है। वो एक प्रकार से लाखों की संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? हम सिर्फ अपना वो कारोबार चलाने के लिए कर रहे हैं। अब अमूल रोज का 2.5 करोड़ लीटर दूध खरीदता है, लाखों लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है, मगर इसका काम कितना है? दूध खरीदना, प्रोसेस करना, बेचना, मुनाफा इनको देना। अच्छा है, ठीक से चल रहा है। मगर आपके पास जो लाखों की संख्या में आपके साथी बन गए हैं, आपके परिवार के सदस्य जो बन गए हैं, इनका और उपयोग क्या हो सकता है? जैसे सरकार ने सोचा, कोऑपरेटिव विभाग ने सोचा कि भी हमारी पैक्स वायबल कैसे हो, भी इनको सारा काम जो भी करना है वो पैक्स के माध्यम से करवाने का निर्णय किया भारत सरकार। भी गैस होगा तो कोऑपरेटिव बेचेगी, डीजल होगा कोऑपरेटिव बेचेगी, गांव का कोई भी कामकाज होगा वो कोऑपरेटिव करेगी, भंडारण करना है तो गोडाउन बनाना है कोऑपरेटिव करेगी, एमएसपी से खरीदी करने तक का सरकार का विचार है कि वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो। तो जैसे सरकार इस प्रकार से सोच कर रही है कि सारी कामकाज कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, तब हम सहकारी कार्यकर्ता का भी कोई दायित्व बनता है कि हम न सिर्फ अपने पैक्स के लिए काम करें, न हम सिर्फ मिल्क के लिए काम करें, न हम सिर्फ दूध के लिए काम करें, हम कुछ देश के लिए भी करें। ऐसा सोच के हमें काम को आगे बढ़ाना। इसी भाव के पृष्ठ में रखते हुए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी कार्यकर्ता इस नैनो का प्रचार किसानों में करें। और कल मोदी जी ने एक आह्वान करते हुए एक कहा था कि 5-5 गांव को आप पसंद करें, ज़्यादा नहीं, तो 5 गांव को आप मॉडल के रूप में प्राकृतिक खेती के करने के रूप में पसंद करके उस पर फोकस करें, ताकि एक गांव हो जाएगा तो फिर आसपास के लोग देख के, हमारे देश में ज़्यादातर देख के करने का चलन ज़्यादा होता है कि इसके बाल ऐसे कटे देख लिए, सारे कटवा लिए, फिर वो पूछते ही नहीं कैंची चलाने वाले को, चलती रहे। पैंट केस निकला कुछ साइज का तो फिर चल गया तो आग लग जाती है। कश्मीर में भी वो पैंट मिलेगा, कन्याकुमारी में भी। तो ये जो एक अपना देख के करने का स्वभाव है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसलिए कोऑपरेटिव कार्यकर्ता के रूप में आप अपने पैक्स में, आप अपने गांव में और गर्जना करके करने के काम है। ये तो ऐसे काम है कि करने से आपका स्वयं का हित है, गांव का हित है, वो जिसके पास आप करवा रहे हो उनका हित है और राष्ट्र का हित है। तो ऐसे कामों में हमें जुड़ जाना चाहिए। साथियों, मुझे एक बात और भी करनी है। मैं जो कि पहले से, जब से एनसीयूआई के पहले कार्यक्रम से मैं कह रहा हूं कि ये बचत वाला कामकाज हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में से थोड़ा बिछड़ गया है। कोऑपरेटिव का पहला पर्याय ही बचत था। 1 करोड़ रुपये का कोई प्रोजेक्ट है, वो मेरे पास 10,000 रुपया की अपनी डिपॉजिट है तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं 1,000 वाले 1,000 लोगों को इकट्ठा करके कर सकता हूं। इसका नाम ही कोऑपरेटिव है। अकेले नहीं कर सकते, मिलकर कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। सो ये कोऑपरेटिव बेसिकली इकट्ठा करने का काम, मिलकर करने का काम, वो बचत के रूप में करने का काम हमें करना चाहिए था। और वही बेसिक हमारा कोऑपरेटिव था। हम इकट्ठे पैसे ही इकट्ठे करते थे, बाद में उनमें से कारोबार करने का काम चलता था। यही बेसिक था हमारा। अब वो हमारे इस कोऑपरेटिव क्षेत्र में से थोड़ा हट गया है। मेरा आपसे अनुरोध है, और मैं उदाहरण भी दूंगा आपके सामने, कोऑपरेटिव से ही हो रहा है। इसलिए बिरला जी हमारे ईडर गांव में, गुजरात का एक ईडर तालुका प्लेस है, वहाँ एक बाल गोपाल बैंक चल रहा है। एक कार्यकर्ता ने बच्चों की बैंक शुरू की। 8 साल के बच्चे इनके सदस्य बनते हैं और 18 साल के होते ही उसको निकाल देते हैं।
और बच्चों के वाली हैं वो उनके गवर्निंग बॉडी में रहते हैं, और बच्चों के पास तो आय का कोई साधन नहीं होता, तो बैंक और बच्चे वो कहाँ से होगा। मगर उन्होंने ये किया है, उनके हर के घर में वो एक सेविंग बॉक्स, एक डिब्बा दे देते हैं, और उनको जो भी कोई गिफ्ट देते हैं तो बच्चों को आदत पड़ गई है कि अब वो बैंक के सदस्य हैं, इसलिए वो पैसे डिब्बे में डाल देते हैं। हर महीने बैंक के कर्मचारी उनके घर जाते हैं, उनके वाली की उपस्थिति में डिब्बा खोलते हैं और जो भी राशि इसमें मिली हो वो लेके जमा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लगता है कि गम्मत हो रही है, ऐसा गेम जैसा लगता है, बच्चों के खेल जैसा आपको लगता है, मगर मैं फिगर बोलूँगा कि आज बाल गोपाल बैंक ईडर के अकाउंट में 16 करोड़ रुपये जमा है आज की तारीख में। और जो बच्चे इस बैंक के साथ जुड़े हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप में है। उनको पढ़ना है, मेडिकल में जाना है, किसी के पास लोन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी ही बैंक में कागज दे देते हैं, उनकी ही बैंक इनको पैसा दे देती है। और बच्चे, मैं इनकी एजीएम में गया था तो बच्चे मंच पर आकर बोलते थे मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है। तो उनकी बहन आई, उसने बोला कि मेरे अकाउंट में 2 लाख है। वो दोनों भाई बहन थे और उनमें स्पर्धा थी कि मेरे अकाउंट में ज्यादा हो, मेरे अकाउंट में ज्यादा। और आप कल्पना कीजिए, अभी एक छोटी आय में इसके दिमाग में पैसा तो दूसरी चीज है, मगर अभी से इनके मन में बचत रखना, बचत करना ये स्वभाव हो गया। ये अचीवमेंट है आपका कोऑपरेटिव का नेटवर्क, आपके कोऑपरेटिव की सदस्यता कितनी बड़ी है। मैं तो एक कहता हूं कि एनसीयूआई का सदस्य होना का 1 रुपया इस अकाउंट में जमा कराना, 1 ही रुपया रखो, मगर देश का हर कोऑपरेटिव का 1 रुपया इसमें जमा होना चाहिए हर साल, हर महीना, ऐसा कुछ रखो, 1 रुपया ही रखो। बड़ी असर इनकी हो सकती है, बड़ी ताकत हो सकती है इससे, और इसी के दिशा में हमें अब काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ये अपने नैनो का और अमेरिका वाला, तो उन्होंने जैसे बिजली का काम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर लिया। अब हमारे देश का जो कोऑपरेटिव वो अब कमजोर नहीं है, अब वो सक्षम हो गया है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम फहरा दिया। तो ऐसे सक्षम हमारे जो कोऑपरेटिव हैं वो क्या और लक्ष्य के लिए भी काम कर सकते हैं क्या? किसी एक इश्यू के साथ भी हम इसको पकड़कर इसको पूरे राष्ट्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से इस आंदोलन को सफल बनाने के काम में लग सकते हैं क्या? मैं कोई टारगेट देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं उपदेश में मानता ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि कल से आप उस पर लग जाओ, ये मेरा काम नहीं। आप ही सोचिए और अपना लक्ष्य आप ही तय करके उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सेना को काम में लगाइए। सारे कोऑपरेटिव लीडर्स को ये मेरा विनम्र अनुरोध है। आपके पास इतनी बड़ी सेना है, उसको लक्ष्य तो देना चाहिए ना, उसको लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के काम में हमें लगना चाहिए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव को स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। मुझे याद है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था, एमओएस, तब कि हमारे विभाग में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस रहता था, बस इसके अलावा कोऑपरेटिव का कोई चीज ही नहीं था। एक रजिस्ट्रार की ऑफिस रहती थी और कभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाले आते थे तो उनका कामकाज के लिए कभी इनसे मेरा फोन पे बातचीत होता था। इससे ज्यादा कोई कामकाज होता ही नहीं। इसके और देखते हुए हमारे देश के हमारी जो परंपराएं थी, आप सबको आप जानते ही होंगे कि हमारे देश की रचना ही कोऑपरेटिव बेस से हुई है। ये हमारे जो कुल थे वो भी एक प्रकार के कोऑपरेटिव ही थे। हमारी जो व्यवस्थाएं, सामाजिक रचनाएं बनी हैं वो भी कोऑपरेटिव बेस पे ही थी। गांव हमारे जो बसते थे वो भी कोऑपरेटिव बेस पे ही बसते थे और चलते थे। गांव में नाई काम करता था, पैसा नहीं लेता था, सुथार काम करता था, पैसा नहीं लेता था, लोहार काम करता था, पैसा नहीं लेता था, मगर उनका घर चलता था, उनका व्यवहार चलता था। ये गांव का कोऑपरेटिव मॉडल था। उसी के हिसाब से हमारी सारी समाज व्यवस्था इस देश में चल रही थी। सारे देश की व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही थी।
तो अभी हमारे नए कोऑपरेटिव की जो हमारा नया समय है, नई मांग है, नए युवा लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पुरानी हमारी अमूल है, हमारी पुराना सक्सेस स्टोरी है, ऐसा कह सकते हैं, मगर ईडर हमारा नया सक्सेस स्टोरी है, हमारे बालकों ने बनाया हुआ सक्सेस स्टोरी है। ऐसे नए सक्सेस स्टोरियों को आगे बढ़ाते हुए इस देश के कोऑपरेटिव क्षेत्र को जब प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में नए भारत की शाख बढ़ाते हुए देश का रुतबा बढ़ा रहे हो, विश्व गुरु की मान्यता इस देश को मिलने की शुरुआत हो गई हो, पूरा देश आज योग दिवस मना रहा है, पूरा देश आज श्री अन्न को मान रहा है, पूरा देश मिलेट ईयर मना रहा है, हमारा बाजरा न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है, बाबरकोट का बाजरा न्यूयॉर्क, और अभी इस साल एमएसपी की खरीद के लिए कोई बाजरा ज्वार रागी का किसान आता नहीं है, क्योंकि अपना मार्केट अपने आप में बढ़ गया, एमएसपी के ऊपर ही इनका माल हो गया। मैं आपको जानकारी दूं तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी। मैं बाबरकोट राजूला गया था कार्यक्रम में, वहां जाने के बाद मुझे पता चला, इन लोगों ने बताया कि बारिश होते ही सोइंग हो जाने से पता लगता है, राजकोट और अहमदाबाद से व्यापारी लोग उस गांव में जाते हैं और किसानों के साथ एमओयू कर देते हैं कि आपको बाजरा बेचना नहीं है, हम सारा खरीद ले। सोइंग के पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये सारे जब कदम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब चल रहे हो, तब कोऑपरेटिव क्षेत्र जो हमारा अर्थतंत्र का रीढ़ है, उसको हर गतिविधि में आगे बढ़ने का ऐसा सुनहरा अवसर आगे कब आएगा पता नहीं, यही समय है, सही समय है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग राष्ट्र के विकास में अपना मैक्सिमम हम कुछ करें, उसी दिशा में सोचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दिलीप भाई संघानी हमारे एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं इनका साथीदार हूँ, इसलिए उनका जिक्र करना ये बात है ही नहीं, मगर वो एक प्रकार से उनके नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में मुझे इतना भरोसा है कि वो हमारे देश के कोऑपरेटिव को उस मुकाम पे ले जाएगा जो देश के लिए गौरव साबित करेगा। और उसी हिसाब से आप सब लोग जिस प्रकार से इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, कुछ नए माइलस्टोन की ओर चले, कुछ नए मकाम हम तय करें और उस मकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें। यही शब्दों के साथ पुनश्च आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम।